गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने चैप्टर 7 के बेटा दो सेक्शंस हमने कवर कर लिए हैं, सेक्शन 88 और सेक्शन 89। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं, सेक्शन 90, रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स इन अ कंपनी। बेटा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स की बात कर रहे हैं, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे SBO, significant beneficial owner. Meaning of significant beneficial owner as amended by company's SBO यानी significant beneficial owner amendment rules 2019। ध्यान से सुनना है बेटा, फिर आपको पूरा केस समझाऊंगा, पहले एक रीडिंग मार लेते हैं। significant beneficial owner is defined as an इंडिविजुअल। तो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन होगा बेटा? इंडिविजुअल होगा। हु एक्टिंग अलोन मतलब अकेले या फिर मिलके। अगर कोई इंडिविजुअल अकेले या फिर किसी और से मिलके या फिर किसी पर्सन या ट्रस्ट के थ्रू, बेटा मैंने क्या कहा, तीन बातें मैंने कही हैं। कोई इंडिविजुअल अकेले या किसी से मिलके या किसी और पर्सन या ट्रस्ट के थ्रू, ठीक है, अभी समझेंगे पूरा। possesses one or more of the following rights or entitlement in the reporting company। तो बेटा अगर कोई इंडिविजुअल अकेले या किसी के साथ मिलके या किसी और पर्सन के या ट्रस्ट के थ्रू पोजेस करता है वन यानी एक या एक से ज्यादा फॉलोइंग राइट्स और एंटाइटलमेंट इन द रिपोर्टिंग कंपनी। बेटा रिपोर्टिंग कंपनी कौन होगी? कंपनी for which significant beneficial owner is to be reported। तो जिसके लिए आप, जिस कंपनी के लिए आप ढूंढ रहे हो कि सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन है, वो बेटा कंपनी कहलाएगी हमारी इस सेक्शन में रिपोर्टिंग कंपनी। जिस कंपनी के लिए आप रिपोर्ट कर रहे हो कि SBO कौन है, वो कंपनी हमारी क्या कहलाएगी? रिपोर्टिंग कंपनी। तो बेटा मैंने क्या कहा, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर वो इंडिविजुअल है जो या तो अकेले या फिर मिलके या फिर किसी और पर्सन या ट्रस्ट के थ्रू पोजेस करता है एक या एक से ज्यादा फॉलोइंग राइट्स इन द रिपोर्टिंग कंपनी। तो जिस इंडिविजुअल के पास बेटा इन चारों में से कोई एक या एक से ज्यादा राइट है रिपोर्टिंग कंपनी में, चाहे अकेले हो या मिलके हो या किसी और पर्सन या ट्रस्ट के थ्रू हो, उसे हम क्या मानेंगे बेटा? रिपोर्टिंग कंपनी का सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। तो बेटा मैंने क्या कहा, देखो बेटा, आओ मेरे साथ सेक्शन 90। बेटा बहुत ध्यान से समझना है। बेटा ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? ठीक है, जो बेटा या तो अकेले या किसी के साथ मिलके या फिर थ्रू एनी अदर पर्सन और ट्रस्ट, थ्रू एनी अदर पर्सन, किसी और पर्सन या ट्रस्ट के थ्रू, किसी और पर्सन या ट्रस्ट के थ्रू
पोजेस करता है बेटा, पोजेस करता है, चार राइट्स है, चार राइट्स है, उनमें से कोई एक या एक से ज्यादा इन द रिपोर्टिंग कंपनी। तो कोई भी इंडिविजुअल जो पोजेस करता है चारों राइट्स में से कोई एक या एक से ज्यादा। अब वो चार राइट्स क्या हैं बेटा? कॉपी कर लो पहले यहां तक। तो मैंने क्या कहा, कोई भी इंडिविजुअल जो या तो अकेले या मिलके या किसी और पर्सन और ट्रस्ट के थ्रू पोजेस करता है रिपोर्टिंग कंपनी में इन चारों राइट्स में से कोई एक या एक से ज्यादा। अब वो क्या राइट्स हैं बेटा? आओ मेरे साथ ध्यान से समझना है। देखो बेटा, होल्ड्स इनडायरेक्टली और टुगेदर विद एनी डायरेक्ट होल्डिंग्स, इस पे मैं बाद में आऊंगा बेटा। नॉट लेस देन 10% ऑफ शेयर्स। तो बेटा अगर कोई पर्सन अकेले या किसी के साथ मिलके या फिर किसी और पर्सन के थ्रू पोजेस करता है रिपोर्टिंग कंपनी के कितने शेयर्स बेटा? मोर देन इक्वल टू 10%, तो उसे बेटा कंपनी का सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा। तो सिंपल कर देता हूं बेटा, अगर मैं किसी कंपनी के बेटा 10% या उससे ज्यादा शेयर्स होल्ड करता हूं ना, तो मैं उस कंपनी का क्या कहलाऊंगा? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कहलाऊंगा। ठीक है। अच्छा, अगली बात क्या है? होल्ड्स इनडायरेक्टली और टुगेदर विद एनी डायरेक्ट होल्डिंग, बाद में आऊंगा बेटा। नॉट लेस देन 10% ऑफ द वोटिंग राइट्स इन द शेयर्स। तो अगर कोई पर्सन बेटा किसी कंपनी के वोटिंग पावर होल्ड करता है 10% या उससे ज्यादा की, तो उस पर्सन को उस कंपनी का सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा। तो बेटा अगर मैं किसी कंपनी के 10% या उससे ज्यादा शेयर्स होल्ड करता हूं, तो मैं उस कंपनी का बेटा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कहलाऊंगा। या फिर अगर मैं उस कंपनी की वोटिंग पावर का 10% होल्ड करता हूं, तो भी मैं उस कंपनी का सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कहलाऊंगा। तीसरा क्या है? has the right to receive or participate in not less than 10% of the total distributable dividend। सुनो बेटा, अगर मेरे पास राइट है उस कंपनी के डिविडेंड को रिसीव करने का मोर देन इक्वल टू 10%, तो भी बेटा मैं उस कंपनी का क्या कहलाऊंगा? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। तो बेटा बात समझ आ रही है? अगर मैं किसी कंपनी के 10% या उससे ज्यादा शेयर्स होल्ड करता हूं, या फिर मैं उस कंपनी की 10% या उससे ज्यादा की वोटिंग पावर होल्ड करता हूं, या फिर मेरे पास राइट है उस कंपनी के डिविडेंड्स में 10% या उससे ज्यादा रिसीव करने का, तो भी बेटा मैं क्या हूं? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। बेटा तीनों में से ना, इनफैक्ट एक कंडीशन अभी और है, एक भी सेटिस्फाई हो जाएगी ना, तो आप क्या कहलाओगे? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कहलाओगे आप। और बेटा लास्ट शर्त क्या है? हैज द राइट टू एक्सरसाइज और एक्चुअली एक्सरसाइजेस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल अदर देन थ्रू डायरेक्ट होल्डिंग्स अलोन। बेटा एक बात सुनो, अगर मेरा किसी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है बेटा, तो मैं उस कंपनी का सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कहलाऊंगा। और कैसे पता चलेगा मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या नहीं? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस द पावर to participate directly or indirectly in the financial and operating policy decisions of the reporting company। तो बेटा अगर मेरे पास कंपनी के फाइनेंशियल डिसीजंस में, कंपनी के ऑपरेटिंग डिसीजंस में पार्टिसिपेट करने का राइट है ना,
पार्टिसिपेट करने का राइट है बेटा, तो उस केस में कहा जाएगा कि मेरा उस कंपनी में क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो लास्ट है हमारा, अगर मेरा उस कंपनी में क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मतलब मैं उस कंपनी के फाइनेंशियल मैटर्स में, फाइनेंशियल डिसीजंस में, ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सकता हूं, तो बेटा कहा जाएगा कि मैं उस कंपनी का सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हूं। तो एक बात याद रखना बेटा, अगर कोई पर्सन इन चारों राइट्स में से एक भी राइट पोजेस करता है ना रिपोर्टिंग कंपनी में, तो बेटा माना जाएगा कि वो उस रिपोर्टिंग कंपनी का क्या है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं बेटा, अगर कोई इंडिविजुअल शॉर्ट में बोल रहा हूं, अगर कोई इंडिविजुअल बेटा होल्ड करता है किसी कंपनी में 10% या उससे ज्यादा के शेयर्स, या कोई पर्सन किसी कंपनी में वोटिंग पावर का 10% या उससे ज्यादा होल्ड करता है, या फिर किसी इंडिविजुअल के पास उस कंपनी के 10% या उससे ज्यादा के डिविडेंड लेने का राइट है, या फिर किसी पर्सन के पास कंपनी के फाइनेंशियल डिसीजंस में या ऑपरेटिंग डिसीजंस में पार्टिसिपेट करने का राइट है बेटा, तो उसे हम कहेंगे कि वो उस कंपनी का सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है। ठीक है, कॉपी करो, फिर मैं आपको थोड़ी सी बेटा एग्जांपल्स देता हूं जरा। मैंने अभी आपको डेफिनेशन कराई, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं बेटा। क्लियर हुआ सबको? चलो अब सुनना मेरी बात, थोड़ा सा बेटा इस टॉपिक में ना एक बात जो मैंने अभी आपको छुड़वाई हुई है वो क्या है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज समझनी है लॉ की। ये देखो बेटा, उसने कहा है होल्ड्स इनडायरेक्टली और टुगेदर विद एनी डायरेक्ट होल्डिंग्स। बेटा लैंग्वेज समझनी है, सुनो, एक काम करो आप, इसके नीचे ना थोड़ी स्पेस छोड़ दो बेटा, 3-4 लाइनें छोड़ दो, और मेरे साथ हेडिंग लिखो, डायरेक्ट होल्डिंग्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होल्डिंग्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होल्डिंग्स। क्या मतलब है बेटा इसका, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होल्डिंग्स, हेडिंग लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं आपसे। सपोज बेटा एक पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है, वो बेटा एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसके होल्ड करता है 10% शेयर्स। तो मिस्टर ए एक्स लिमिटेड के 10% शेयर्स बेटा होल्ड करता है, पक्का बेटा। मिस्टर ए ये शेयर्स डायरेक्टली होल्ड करता है एक्स लिमिटेड में, तो ये कहलाएंगी मिस्टर ए की डायरेक्ट होल्डिंग्स, ये कहलाएंगी मिस्टर ए की डायरेक्ट होल्डिंग्स। बेटा दो एक लाइनें छोड़ देना इसके नीचे, मैं भी इस एग्जांपल पे दोबारा आऊंगा। अब ये देखो बेटा, ये देखो, मिस्टर ए और ये है एक्स लिमिटेड, ठीक है। अब बेटा सुनो बेटा, अब क्या हुआ, मिस्टर ए ने एक कंपनी बनाई ए लिमिटेड, मिस्टर ए ने कंपनी बनाई ए लिमिटेड जिसमें मेजॉरिटी स्टेक मिस्टर ए का है। मिस्टर ए का इस कंपनी में है मेजॉरिटी स्टेक। बेटा मेजॉरिटी स्टेक का क्या मतलब हुआ, मतलब मिस्टर ए मोर देन 50% शेयर कैपिटल ए लिमिटेड की क्या करता है, होल्ड।
मेजॉरिटी स्टेक है ना, मतलब मोर देन 50%, मतलब मिस्टर ए के पास ए लिमिटेड के मोर देन 50% शेयर्स हैं। ठीक है, अब सुनो, अब बेटा क्या हुआ, अब जो ए लिमिटेड थी ना, इसने बेटा एक्स लिमिटेड में एक्वायर करे 10% शेयर्स। ए लिमिटेड ने बेटा, ए लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड में एक्वायर करे 10% शेयर्स। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? सुनना आप ध्यान से बच्चे। बेटा एक बार बताओ, हमने डेफिनेशन पढ़ी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की बेटा। बेटा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर इंडिविजुअल ही तो बन सकता है, इंडिविजुअली तो बन सकता है। उन्होंने डेफिनेशन में ही कहा था बेटा, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर मींस एन इंडिविजुअल, मतलब ए लिमिटेड तो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बन ही नहीं सकती ना बेटा, ऑल्दो वो होल्ड करती है एक्स लिमिटेड के 10% शेयर्स, तब भी बेटा वो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर नहीं बन सकती है, क्योंकि सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर सिर्फ कौन हो सकता है बेटा, कौन हो सकता है? सिर्फ इंडिविजुअल। तो ए लिमिटेड तो बन ही नहीं सकती। अब सुनो, अब उन्होंने पता है क्या कहा, अब उन्होंने कहा ये जो 10% शेयर्स ए लिमिटेड होल्ड करती है ना, हम ये मानेंगे कि ये मिस्टर ए की ही इनडायरेक्ट होल्डिंग्स है बेटा। मिस्टर ए ने डायरेक्टली एक्स लिमिटेड में शेयर्स नहीं खरीदे, बल्कि मिस्टर ए ने ही ए लिमिटेड के थ्रू एक्स लिमिटेड में शेयर्स क्या करे हैं? परचेज। तो हम इस 10% को बेटा मिस्टर ए की क्या मानेंगे? इनडायरेक्ट होल्डिंग मानेंगे। हम ये मानेंगे कि ए लिमिटेड ने शेयर्स नहीं खरीदे हैं, बल्कि मिस्टर ए ने ए लिमिटेड के नाम पे क्या खरीदे हैं? शेयर्स खरीदे हैं। तो ये 10% बेटा मिस्टर ए की ही क्या कहलाएगी? इनडायरेक्ट होल्डिंग। ठीक है, अब बेटा इनडायरेक्ट होल्डिंग के लिए ना, सुनो, इनडायरेक्ट होल्डिंग के लिए जो जिस कंपनी ने शेयर्स खरीदे हैं ना रिपोर्टिंग कंपनी में, ये रिपोर्टिंग कंपनी है बेटा, इसी के लिए तो हम पता कर रहे हैं ना सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन होगा। तो सुनो, जिस कंपनी ने, यहां पर सुनना ध्यान से, जिस कंपनी ने रिपोर्टिंग कंपनी में शेयर्स खरीदे हैं ना, ठीक है, और उस कंपनी में जिस पर्सन का मेजॉरिटी स्टेक है बेटा, उसी पर्सन की वो इनडायरेक्ट होल्डिंग्स मानी जाएंगी। मैं दोबारा बोलता हूं बेटा, ये किसकी इनडायरेक्ट होल्डिंग्स मानी जाएंगी? ये 10% शेयर्स जो ए ने एक्स में खरीदे बेटा, ये किसकी इनडायरेक्ट मानी जाएंगी? जिस पर्सन का उस कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक होगा बेटा। मेजॉरिटी स्टेक उस कंपनी में होना जरूरी है, तभी वो आपकी इनडायरेक्ट होल्डिंग्स मानी जाएंगी। तो क्लियर हुआ बेटा? डायरेक्ट होल्डिंग्स तो कौन सी हो गई बेटा? जिसमें मैंने ही शेयर्स खरीदे, ठीक है। और इनडायरेक्ट होल्डिंग्स कौन सी हुई? जिसमें मैंने नहीं खरीदे, मेरे बिहाफ पे किसी कंपनी ने खरीदे और उस कंपनी में मेरा मेजॉरिटी स्टेक है, मतलब मोर देन 50%। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, अभी 2-1 लाइनें छोड़ना बेटा इसके नीचे भी। एक और एग्जांपल लिखो, देखो बेटा, मिस्टर ए एक्स लिमिटेड बेटा। अब ना सुनो, मिस्टर ए होल्ड करता है एक्स लिमिटेड में बेटे 5% शेयर्स। मिस्टर ए होल्ड करता है 5% शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो ये तो हो गई मिस्टर ए की कौन सी होल्डिंग्स बताओ? डायरेक्ट होल्डिंग्स हो गई बेटा। ये तो मिस्टर ए की होगी डायरेक्ट होल्डिंग्स। अब क्या हुआ बेटा, थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं, अब चेंज कर रहा हूं। अब मिस्टर ए की ना एक एचयूएफ थी बेटा,
ए एंड सन्स HUF, ये ए की HUF थी, ये ए की HUF थी। ठीक है बेटा, ये जो ए की HUF थी ना, ये एक्स लिमिटेड में होल्ड करती है 6% शेयर्स। अब सबसे बड़ी बात पता है क्या है बेटा, मिस्टर ए इस HUF में क्या है बेटा, करता है। मिस्टर ए इस HUF का करता है। तो बेटा एक बात बताओ, पहले सुनो 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 बेटा, अगर कोई HUF एक्स लिमिटेड में, या एक्स लिमिटेड कौन सी कंपनी हो गई, रिपोर्टिंग कंपनी, अगर कोई HUF रिपोर्टिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड करती है ना, तो बेटा HUF की जो होल्डिंग है वो HUF की नहीं मानी जाएगी, बल्कि उसका जो करता है उसकी इनडायरेक्ट होल्डिंग्स मानी जाएंगी। मतलब बेटा ये 6% शेयर्स जो है ना, ये इनडायरेक्ट होल्डिंग्स मानी जाएंगी कर्ता की, इनडायरेक्ट होल्डिंग्स ऑफ कर्ता। और कर्ता कौन है, मिस्टर ए। ये कर्ता की इनडायरेक्ट होल्डिंग्स मानी जाएंगी, ना कि उस HUF की। तो बेटा ऐसे केस में मिस्टर ए की टोटल होल्डिंग कितनी हो गई, डायरेक्ट होल्डिंग हो गई बेटा 5% और इनडायरेक्ट हो गई 6%, मतलब टोटल होल्डिंग हो गई 11% की। ये मिस्टर ए की टोटल होल्डिंग हो गई। कॉपी कर लो लीजिए। बेटा समझ आ रहा है कैसे निकालनी है इनडायरेक्ट होल्डिंग्स? क्लियर हुआ? तो याद रखना, अगर कोई कंपनी रिपोर्टिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड करती है, मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा, अगर कोई कंपनी रिपोर्टिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड करती है, ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट होल्डिंग किसकी मानी जाएगी? जिसका उस कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक है बेटा, उसकी इनडायरेक्ट होल्डिंग मानी जाएगी। अगर कोई HUF रिपोर्टिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड करती है, तो वो HUF की होल्डिंग नहीं, बल्कि वो HUF के कर्ता की इनडायरेक्ट होल्डिंग मानी जाएंगी। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल आपको करा देता हूं। मिस्टर ए और एक्स लिमिटेड। बेटा एक्स लिमिटेड कौन है? रिपोर्टिंग कंपनी। ठीक है, अब सुनो बेटा, मिस्टर ए एक्स लिमिटेड के होल्ड करता है, वही सेम एग्जांपल ले लेता हूं, 5% शेयर्स। ठीक है, तो ये तो बेटा मिस्टर ए की क्या हो गई? ये तो मिस्टर ए की हो गई डायरेक्ट होल्डिंग। ठीक है, अब बेटा मिस्टर ए की ना एक पार्टनरशिप फर्म थी जिसमें मिस्टर ए पार्टनर था। मिस्टर ए इस पार्टनरशिप फर्म में बेटा क्या था? पार्टनर था। मिस्टर ए इस पार्टनरशिप फर्म में बेटा पार्टनर था। ठीक है, और यह पार्टनरशिप फर्म रिपोर्टिंग कंपनी के होल्ड करती है 6% शेयर्स। ठीक है, तो याद रखना, ये जो 6% शेयर्स बेटा फर्म होल्ड करती है ना, इसे फर्म की होल्डिंग्स नहीं माना जाएगा, बल्कि फर्म के पार्टनर की इनडायरेक्ट होल्डिंग माना जाएगा। मतलब ये 6% शेयर्स माने जाएंगे इनडायरेक्ट होल्डिंग ऑफ ए, यानी पार्टनर की इनडायरेक्ट होल्डिंग माना जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि मिस्टर ए की टोटल होल्डिंग कितनी आ गई, 5% तो डायरेक्ट थी और 6% इनडायरेक्ट है, मतलब टोटल होल्डिंग 11%।
बात समझ आई है बेटा? तो मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं, डायरेक्ट होल्डिंग तो वो है बेटा जहां पर शेयर्स कंपनी के रजिस्टर में आप ही के नाम पे रजिस्टर्ड है, मतलब यू आर द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ दो शेयर्स, ठीक है। और बेटा दूसरा केस कौन सा है? सुनो सुनो, पहले कॉपी करो फिर एक बार बताता हूं आपको। बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं बेटा, डिस्कस कर लिया कॉपी? अब सुनो सुनो सुनो, आओ फर्स्ट एग्जांपल पे। ये देखो बेटा, बेटा एक बार बताओ, यहां पर तो ये शेयर्स मेरे ही नाम पे रजिस्टर्ड है बेटा, तो मिस्टर ए ही एक्स लिमिटेड का क्या कहलाएगा बेटा? रजिस्टर्ड ओनर। ठीक है, अच्छा क्लियर हुआ? अच्छा दूसरे केस में बेटा, दूसरे केस में ये जो 10% शेयर्स है ये मेरे नाम पे रजिस्टर्ड नहीं थे बेटा, कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है। इसका मतलब कंपनी एक्स लिमिटेड की क्या है? रजिस्टर्ड ओनर। बट बेटा बट इन शेयर्स का बेनिफिशियल ओनर बेटा कंपनी को नहीं बल्कि मुझको माना गया है, यानी मिस्टर ए को इन शेयर्स का क्या माना गया है? बेनिफिशियल ओनर। क्योंकि बेटा गवर्नमेंट ये मान के चल रही है कि ये शेयर्स, इन शेयर्स से आने वाला बेनिफिट अल्टीमेटली किसको मिलना है? मिस्टर ए को ही मिलना है। तो बेटा ऑल्दो शेयर्स ए लिमिटेड के नाम पे रजिस्टर्ड है, बट मिस्टर ए को माना जाएगा इन शेयर्स का बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, अच्छा इस केस में बेटा शेयर्स किसके नाम पे रजिस्टर्ड है बेटा? एचयूएफ के नाम पे, तो एचयूएफ कहलाएगी रजिस्टर्ड ओनर। बट गवर्नमेंट ये मान के चल रही है कि बेनिफिट इन शेयर्स से अल्टीमेटली किसको होने वाला है? कर्ता को। तो वो होगा इन शेयर्स का बेनिफिशियल ओनर। क्लियर हुआ बेटा सबको? और बच्चे लास्ट केस में ना फर्म है इन शेयर्स की रजिस्टर्ड ओनर, क्योंकि शेयर्स बेटा फर्म के नाम पे रजिस्टर्ड है, बट गवर्नमेंट ये मान के चल रही है कि बेनिफिट जो होगा ना इन शेयर्स को खरीद के वो अल्टीमेटली मिस्टर ए को ही होना है। तो वो इन शेयर्स का कहलाएगा बेनिफिशियल ओनर। बेटा बात समझ आ रही है सबको? कॉपी करो पहले यहां तक। अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं। कर लिया कॉपी? सुनो बेटा, सुनो सुनो सुनो, आपको पता है बेटा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन हुआ? सुनो, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर वो है जो पहली बात तो बेटा बेनिफिशियल ओनर हो। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि वो बेनिफिशियल ओनर होना चाहिए, मतलब उन शेयर से आने वाले बेनिफिट्स उसी को मिलने चाहिए बेटा। मतलब कंपनी की बुक्स में वो रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए बेटा। ध्यान से मेरी बात सुनना जो मैं कहूंगा। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर वो है जो पहले तो क्या है? बेनिफिशियल ओनर है। ठीक है, दूसरी बात कंपनी में बेटा उसका शेयर, कंपनी में उसकी होल्डिंग बेटा सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, छोटी मोटी नहीं बेटा, सिग्निफिकेंट होल्डिंग होनी चाहिए उसकी कंपनी में। और कितने परसेंट को सिग्निफिकेंट माना गया है? मोर देन इक्वल टू 10% को बेटा सिग्निफिकेंट माना गया है। तो बात समझो बेटा, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर वो है जो पहले तो क्या है? बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, दूसरी बात सिग्निफिकेंट होना चाहिए, छोटा मोटा बेनिफिशियल ओनर नहीं, सिग्निफिकेंट। और कितने परसेंट को सिग्निफिकेंट माना गया है? 10% को। तो अगर किसी पर्सन को बेनिफिट्स मिल रहे हैं
10% या उससे ज्यादा के, तो बेटा उसे माना जाएगा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, अब सुनना जो मैं कहूंगा बेटा, और मेन बात आती है ये 10% कैसे देखा जाएगा। ध्यान से सुनना बेटा। बेटा इस 10% के लिए ना, ये मैं आपको पढ़वाता हूं, एक बार देखो बेटा, ये देखना है जरा, 10% कैसे निकालना है। इनडायरेक्ट होल्डिंग्स देखनी है और टुगेदर विद एनी डायरेक्ट होल्डिंग्स। मतलब बेटा क्या हुआ, बेटा 10% कैसे निकाला जाएगा, या तो किसी पर्सन की इनडायरेक्ट होल्डिंग्स 10% से ज्यादा हो, या फिर किसी पर्सन की इनडायरेक्ट होल्डिंग्स टुगेदर विद डायरेक्ट होल्डिंग्स 10% से ज्यादा हो। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, सुनो बेटा, किसी पर्सन की अगर इनडायरेक्ट होल्डिंग 10% या उससे ज्यादा की है, वो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है। या फिर अगर किसी पर्सन की इनडायरेक्ट होल्डिंग टुगेदर विद डायरेक्ट होल्डिंग, मतलब इनडायरेक्ट होल्डिंग प्लस डायरेक्ट होल्डिंग मिला के अगर 10% या उससे ज्यादा की है, तो वो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है। यानी बेटा, यानी 10% निकालते समय किसको एक्सक्लूड करना है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं बेटा। अगर किसी पर्सन की कंपनी में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट होल्डिंग्स है ना, वो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर नहीं कहलाएगा बेटा। वो रजिस्टर्ड ओनर है, बट वो बेनिफिशियल सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की कैटेगरी में वो नहीं आता है बेटा। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बनने के लिए ना, मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बनने के लिए ना बेटा, एक चीज का होना बहुत जरूरी है, और वो है इनडायरेक्ट होल्डिंग्स होनी चाहिए बेटा। इनडायरेक्ट होल्डिंग्स होनी चाहिए, चाहे 1% की ही क्यों ना हो, इनडायरेक्ट होल्डिंग्स होनी चाहिए बेटा। अगर किसी पर्सन की कंपनी में सिर्फ डायरेक्ट होल्डिंग्स है ना, वो बेटा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर नहीं बन सकता है। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बनने के लिए मैंडेटरी है बेटा, क्या, इनडायरेक्ट होल्डिंग्स का होना मैंडेटरी है बेटा, कंपलसरी है। बिना इनडायरेक्ट होल्डिंग्स के आप सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर नहीं बन सकते हो बेटा। और ये बात बेटा आपको रूल्स कहते हैं, उन्होंने कहा है आइदर इनडायरेक्टली, या तो पूरा 10% इनडायरेक्टली हो जाए, या फिर इनडायरेक्टली अलोंग विद डायरेक्टली 10% हो जाए। मतलब अगर किसी पर्सन की सिर्फ डायरेक्ट होल्डिंग्स है ना, ऑल्दो 10% से ज्यादा की हैं, वो बेटा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर नहीं बन सकता है। तो एसबीओ बनने के लिए इनडायरेक्ट होल्डिंग्स का होना जरूरी है। अब चाहे इनडायरेक्ट होल्डिंग्स ही पूरी 10% हो, या फिर इनडायरेक्ट प्लस डायरेक्ट 10% हो, आप एसबीओ बन जाओगे। बट अगर सिर्फ आपकी डायरेक्ट होल्डिंग्स हैं, तो आप एसबीओ नहीं बन सकते, ऑल्दो आपकी होल्डिंग्स 10% से ज्यादा की है। और इनडायरेक्ट कैसे निकालनी है, इनडायरेक्ट क्या होती है, डायरेक्ट क्या होती है, मैंने आपको बताया बेटा, समझ आया। अब आते हैं ऊपर वाले एग्जांपल्स पे। चलो ये देखो बेटा, आओ एग्जांपल 1 में मुझे बताओ मिस्टर ए एसबीओ होगा या नहीं। बेटा मिस्टर ए का एक्स लिमिटेड में रिपोर्टिंग कंपनी में 10% की डायरेक्ट होल्डिंग्स है, सिर्फ डायरेक्ट है बेटा, नॉट अ एसबीओ। एसबीओ नहीं बन सकता बेटा, क्योंकि इनडायरेक्ट नहीं है। सिंस देयर आर, ऑल्दो 10% है बट नहीं बन सकता। सिंस देयर आर नो इनडायरेक्ट होल्डिंग्स, बेटा इनडायरेक्ट होल्डिंग्स का होना जरूरी है, चाहे
1%, आधा % ही क्यों ना हो, इनडायरेक्ट होनी चाहिए। चलो अब बताओ सेकंड वाले एग्जांपल में बेटा मिस्टर ए एसबीओ बनता है या नहीं। बेटा मिस्टर ए की कोई डायरेक्ट होल्डिंग नहीं थी, लेकिन वो इमैटीरियल है। बेटा डायरेक्ट होना हो, इनडायरेक्ट होनी चाहिए, और इनडायरेक्ट 10% की है, तो बेटा वो एसबीओ बनेगा मिस्टर ए, और सेक्शन 90 उसके ऊपर क्या करेगा, अप्लाई करेगा। अच्छा थर्ड एग्जांपल में बेटा मिस्टर ए की डायरेक्ट होल्डिंग्स 5% है और इनडायरेक्ट होल्डिंग 6% है, टोटल 11%, तो मिस्टर ए भी एसबीओ बनेगा। मेरे ख्याल से समझ आ रहा है सबको। और लास्ट केस में डायरेक्ट होल्डिंग्स हैं 5%, इनडायरेक्ट हैं बेटा 6%, तो फिर से वो क्या बनेगा, एसबीओ बनेगा। तो बेटा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बनने के लिए प्राइमरी शर्त यही है कि आपकी इनडायरेक्ट होल्डिंग्स होनी चाहिए बेटा। अगर आपकी इनडायरेक्ट होल्डिंग्स नहीं है कंपनी में, सिर्फ डायरेक्ट होल्डिंग्स हैं, यू आर नॉट अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, ऑल्दो आप 10% या उससे ज्यादा के शेयर्स होल्ड करते हो। क्लियर हुआ बेटा? तो अभी मैंने आपको सेक्शन 90 में सिर्फ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का क्या मतलब है बेटा, वो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन, ध्यान से मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा, अगर कोई इंडिविजुअल रिपोर्टिंग कंपनी के इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली प्लस इनडायरेक्टली मिला के होल्ड करता है 10% या उससे ज्यादा शेयर्स, या फिर 10% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर, या फिर 10% या उससे ज्यादा राइट टू डिविडेंड, या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो बेटा उस केस में आपको एसबीओ माना जाएगा, इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली प्लस इनडायरेक्टली। समझ आया बेटा? तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये 10% की लिमिट निकालने के लिए आपको क्या देखनी है, आइदर इनडायरेक्ट होल्डिंग्स अलोन हो जाए 10% या उससे ज्यादा की, या फिर डायरेक्ट होल्डिंग्स प्लस इनडायरेक्ट होल्डिंग्स मिला के हो जाए 10% या उससे ज्यादा की। या तो इनडायरेक्ट ही हो जाए बेटा 10% या उससे ज्यादा की, या फिर डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट मिला के 10% से ज्यादा की। लो, फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा। बाकी जो लीगल प्रोविजन सेक्शन 19 जो रिक्वायरमेंट्स कहता है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर हुए बेटा? सेक्शन 90 का फर्स्ट पार्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का मीनिंग पक्का? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।